नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 27वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी। आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जे.एस. मिल्स ने बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को रिवाइज किया। लेकिन क्वेश्चन पहले यही खड़ा हो जाता है, आखिरकार आवश्यकता क्या थी? मतलब जे.एस. मिल्स ने बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को रिवाइज किया ही क्यों? देखो, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, बेंथम को अपना गुरु मानते थे जे.एस. मिल्स, और जे.एस. मिल्स के जीवन काल में बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो जे.एस. मिल्स अपने गुरु बेंथम को डिफेंड करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को रिवाइज किया। देखो, कंटेक्स्ट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपको यह भी लिखना पड़ता है किस कंटेक्स्ट में जे.एस. मिल्स ने अपनी यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी दी है। तो उस वक्त आप लिखोगे कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। कार्लाइल इवन इस फिलोसफी को कहते हैं पिग फिलोसफी, इस फिलोसफी के इनह्यूमन नेचर के कारण। तो इस कंटेक्स्ट में अपने गुरु को डिफेंड करने के लिए रिवाइज की जाती है जे.एस. मिल्स के द्वारा यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये उठता है, जे.एस. मिल्स कैसे बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को रिवाइज करते हैं? देखो, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जे.एस. मिल्स के फादर जेम्स मिल्स, इनके दोस्त थे बेंथम। तो जेम्स मिल्स अपने बच्चे जे.एस. मिल्स को ना सिर्फ बेंथम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बल्कि छोटी उम्र में ही सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे थिंकर्स के विचारों से भी अवगत करवाते हैं। तो जे.एस. मिल्स के विचारों पर ना सिर्फ बेंथम की छाप देखने को मिलती है, बल्कि प्लेटो और सोक्रेटिस के विचारों की छाप भी देखने को मिलती है। यहीं पर दिक्कत पैदा हो जाती है। एक्चुअली जे.एस. मिल्स बेंथम की फिलोसफी में आइडियलिज्म की झलक लेके आ जाते हैं। कहाँ से? प्लेटो और सोक्रेटिस के विचारों से। आपको याद होगा हमने जब प्लेटो को डिस्कस किया था, प्लेटो आइडियलिस्ट थिंकर थे, लेकिन बेंथम की जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। इसमें आइडियलिज्म का कोई रोल नहीं है। जबकि जे.एस. मिल्स जो कि प्रभावित हैं सोक्रेटिस से भी और प्लेटो से भी, वहां से आइडियलिज्म लेके आते हैं और डाल देते हैं उसे यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट में। आप अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलोसफी है वो एक मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। अगर आप इसमें आइडियलिज्म डालोगे तो इस फिलोसफी की जो जड़ें हैं वही हिल जाएंगी, और यही किया गया जे.एस. मिल्स के द्वारा। इसीलिए कहा यह जाता है जे.एस. मिल्स अपने गुरु को डिफेंड करते करते उनकी आइडियोलॉजी को ही डिस्ट्रॉय कर गए। क्योंकि एक बार जब जे.एस. मिल्स आइडियलिज्म लेके आ गए यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी में, तो इसका मतलब जो मूल भावना, जो मूल एसेंस थी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी की, वो मूल एसेंस ही डिस्ट्रॉय हो गई। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जे.एस. मिल्स इज द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, यानी अपने मास्टर को डिफेंड करने के चक्कर में उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां पर जे.एस. मिल्स की एक काफी फेमस स्टेटमेंट आती है, इट इज बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन फूल सेटिस्फाइड, इट इज बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड। इस स्टेटमेंट का मतलब देखो ये है, आप किसी मूर्ख आदमी को सेटिस्फाई कर देते हो अपनी नॉलेज से, उस चीज का क्या फायदा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप किसी बुद्धिमान पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस को सेटिस्फाई ना कर सको। उसी प्रकार से आप एक पिग यानी सुअर को सेटिस्फाई कर देते हो, उस चीज का क्या फायदा? इससे अच्छा तो यही होगा आप एक मैन को सेटिस्फाई ना कर सको। अब हम इस स्टेटमेंट का डिटेल से मतलब जानते हैं। आपको याद होगा जब बेंथम को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो बेंथम ने कहा था कि भैया प्लेजर सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। प्लेजर हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है, लेकिन प्लेजर की जो क्वालिटी है वो हमेशा सेम रहती है। एक स्टेटमेंट भी बेंथम के द्वारा यूज की जाती है, आप पुष्पिन प्ले करते हो या फिर पोइट्री, दोनों चीजों से आपको सेम क्वालिटी की प्लेजर हासिल होती है। लेकिन यहां पर जे.एस. मिल्स के जो विचार हैं अपने गुरु बेंथम से अलग हैं। जे.एस. मिल्स कहते हैं प्लेजर देखो ना सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म भी है। जे.एस. मिल्स कहते हैं पुष्पिन को प्ले करना और पोइट्री दोनों एक समान एक्टिविटीज नहीं हैं। दोनों से जो प्लेजर हासिल होती है उसकी क्वालिटी सेम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो कॉमन मैन हो सकता है
कि कपिल शर्मा के शो से आनंदित हो जाएं, उनको प्लेजर हासिल हो जाए कपिल शर्मा का शो देख के। लेकिन अब आपके पास नॉलेज है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप सेटिस्फाई होंगे द हिंदू पढ़कर, आप सेटिस्फाई होंगे और बेहतर नॉलेज प्राप्त करके। इसी हिसाब से जेएस मिल्स कहते हैं, देखो जिस चीज़ से एक ऑर्डिनरी मैन सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, कोई जरूरी नहीं बुद्धिमान पर्सन उसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन हासिल करे। सोक्रेटिस अलग चीज़ से सेटिस्फैक्शन हासिल करेंगे और एक ऑर्डिनरी मैन अलग चीज़ से सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा। दोनों के लिए सेटिस्फैक्शन के मायने अलग हैं, दोनों के लिए प्लेजर के मायने अलग हैं। इससे आगे जेएस मिल्स ये बोलते हैं, देखो एनिमल्स की हम बात करें, एनिमल्स यानी जानवर भागते हैं सिर्फ अपनी एपिटाइट को शांत करने के पीछे। उनका एक ही मकसद होता है कैसे न कैसे करके अपनी भूख को शांत किया जाए। लेकिन मैन के अंदर रीजन है, मैन के अंदर रीजन होने के चलते सिर्फ भूख को शांत करने से मैन सेटिस्फाई नहीं होता, दूसरी भी चीज़ें हैं जिनसे मैन बेहतर क्वालिटी की प्लेजर हासिल कर सकता है। तो एसेंस ये निकलता है इस पॉइंट का कि बेंथम कहते हैं प्लेजर सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म है, लेकिन जेएस मिल्स कहते हैं प्लेजर ना सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म भी है। जेएस मिल्स कहते हैं प्लेजर ना सिर्फ कम या ज़्यादा हो सकती है, प्लेजर की क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है, अच्छी क्वालिटी की प्लेजर या फिर घटिया क्वालिटी की प्लेजर। दूसरा चेंज जेएस मिल्स बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी में ये लेके आते हैं। जेएस मिल्स कहते हैं हैप्पीनेस और प्लेजर के बीच डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल के साथ जेएस मिल्स बताते हैं हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो और आपके सामने एक ऐसा शख्स है जिसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब देखो बेंथम के हिसाब से तो प्लेजर वही है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो प्राप्त की जाती है। आप खाना खा रहे हो, आपके सामने चाहे कितनों ही दिनों से कोई भूखा हो, आप उसको अपना खाना दे दोगे, आपको प्लेजर हासिल नहीं होगी। लेकिन जेएस मिल ये कहते हैं आपके सामने अगर एक ऐसा पर्सन है जिसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, जबकि ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप अपना खाना खा लेते हो, वो तो है प्लेजर। लेकिन आप अपना खाना उस पर्सन को दे देते हो जिसने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, वो है हैप्पीनेस। एसेंस अगर हम निकालें तो जेएस मिल्स के हिसाब से कोई चीज़ सेक्रीफाइस करके भी हमें हैप्पीनेस प्राप्त हो सकती है। जेएस मिल्स के अनुसार इस सिचुएशन में अगर आप अपना खाना खाने का जो प्लेजर है उसे सेक्रीफाइस करते हो, तो इसका मतलब आप अपनी सोल को, आप अपनी आत्मा को सेटिस्फाई कर रहे हो, और ये है हैप्पीनेस। इस प्रकार से जेएस मिल्स कहते हैं प्लेजर हुई क्वांटिटेटिव टर्म। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार से जेएस मिल्स कहते हैं प्लेजर हुई क्वांटिटेटिव टर्म यानी मटेरियलिस्टिक टर्म, जबकि दूसरी तरफ हैप्पीनेस हुई क्वालिटेटिव टर्म यानी स्पिरिचुअलिस्टिक टर्म। अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। मिल्स के हिसाब से इमीडिएट प्लेजर को सेक्रीफाइस करके, देखो अगर आप खाना खा लेते तो वो आपको इमीडिएट प्लेजर मिलता। मिल्स के हिसाब से इमीडिएट प्लेजर को सेक्रीफाइस करके हैप्पीनेस प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब तो साफ तौर पे यही हुआ ना कि आप दूसरों के प्लेजर और पेन को समझ सकते हो। फिर से बोलता हूं, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप दूसरों के प्लेजर और पेन को समझ सकते हो। आप खाना खाने वाले थे, आपको भूख लगी थी, लेकिन इतनी नहीं, आपके सामने कोई ऐसा शख्स था जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, आप अपना खाना दे देते हो उस पर्सन को, इससे आप अपनी आत्मा को सेटिस्फाई करते हो, आपको हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन आप अपना खाना दूसरे पर्सन को तभी दोगे ना जब आप दूसरे पर्सन के पेन को समझ रहे हो कि उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। यहां पर देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया है। आपको याद होगा होब्स ये कहते हैं हर एक मैन दूसरे मैन के प्लेजर और पेन को नहीं समझ सकता, हर एक मैन सिर्फ अपने प्लेजर और पेन को समझ सकता है। बेंथम भी यही कहते हैं, मैन नेचर के हिसाब से यूटिलिटेरियन है, सिर्फ अपने प्लेजर और पेन को समझता है। लेकिन मिल्स ने कंसेप्ट चेंज कर दिया। मिल्स कहते हैं मैन दूसरों के प्लेजर और पेन को भी समझ सकता है। तो बेंथम के हिसाब से मैन इज यूटिलिटेरियन इन नेचर, और जबकि मिल्स के हिसाब से मैन इज मोरल या फिर एथिकल इन नेचर। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। बेंथम ने जो मॉडल दिया था यूटिलिटेरियनिज्म का, और जेएस मिल्स ने बेंथम के मॉडल में जो रिवीजन किया। मैं आपके लिए डिफरेंसेस को समराइज करूं उससे पहले एक और बात बता देता हूं।
देखो, बेंथम ने एक प्रिंसिपल दिया था प्लेजर को मेजर करने का, जिसका नाम था फेल्सिफिक कैलकुलस। लेकिन वो प्रिंसिपल पूरा का पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि बेंथम ने कहा था प्लेजर सिर्फ एक क्वांटिटेटिव टर्म है, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन क्वालिटी प्लेजर की सेम रहती है। जबकि जे.एस. मिल्स ने कहा प्लेजर की जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो सकती है, यानी प्लेजर एक क्वांटिटी टर्म भी है और क्वालिटेटिव टर्म भी है। तो ये या आप याद रखना, बेंथम का जो प्रिंसिपल था प्लेजर मेजर करने का, फेल्सिफिक कैलकुलस, वो उल्टा हो जाता है जे.एस. मिल्स के हिसाब से, क्योंकि जे.एस. मिल्स कहते हैं प्लेजर दोनों हैं, क्वांटिटी टर्म भी है और क्वालिटेटिव टर्म भी है। बेंथम कहते हैं सभी पर्सन्स आपस में बराबर हैं, एक पर्सन की क्वालिटी दूसरे पर्सन से बेहतर या फिर कम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मिल्स ये कहते हैं पर्सन्स की क्वालिटी में डिफरेंस है, सोक्रेटिस की क्वालिटी अलग है और एक ऑर्डिनरी मैन की क्वालिटी अलग है। बेंथम कहते हैं प्लेजर को डायरेक्टली प्राप्त किया जा सकता है सेंसरी ऑर्गन्स की सहायता से, यानी डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके। दूसरी तरफ मिल्स ये कहते हैं इनडायरेक्ट हमारी आत्मा को सेटिस्फाई करके भी प्लेजर हासिल किया जा सकता है। बेंथम कहते हैं प्लेजर को मेजर करने के लिए प्रिंसिपल है फेल्सिफिक कैलकुलस। दूसरी तरफ मिल्स कहते हैं ये प्रिंसिपल पूरी तरह से यूजलेस है, बिना किसी काम का है। बेंथम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी काम का है स्टेट पॉलिसीज को गाइड करने के लिए। दूसरी तरफ जे.एस. मिल्स ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी काम का है इंडिविजुअल एक्शंस को गाइड करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंसेस को समझा। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कहा जाता है जे.एस. मिल्स इज ए पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। बेंथम को डिफेंड करने के चक्कर में बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था उसकी जड़ें हिला दी जे.एस. मिल्स ने, काफ़ी सारा बदलाव कर दिया। तो काफ़ी दूर चले गए जे.एस. मिल्स बेंथम की कोर फिलोसफी से, और इस प्रोसेस में जे.एस. मिल्स ने बेंथम का जो कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे हिला कर रख दिया। यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को समझने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जे.एस. मिल्स के क्या व्यू हैं लिबर्टी के मुद्दे पर। जे.एस. मिल्स के लिबर्टी के कंसेप्ट को जानने से पहले लिबर्टी की डेफिनेशन आप एक बार फिर से देख लीजिए। लिबर्टी निकल के आता है लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी रिस्ट्रेंट्स का ना होना। अगर आपके पास लिबर्टी है इसका मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास शक्ति है एक्ट करने की। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली और लीगली फ्री हो। अगर आपके पास लिबर्टी है इसका मतलब ये है आप कई सारे एक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना किसी कंट्रोल के। तो ये सिंपल सा मतलब है लिबर्टी का। आगे जब हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो लिबर्टी आएगा, लेकिन फिलहाल हम जे.एस. मिल्स के व्यू समझ रहे हैं लिबर्टी के मुद्दे पर, तो आपको पता होना चाहिए लिबर्टी है क्या। लिबर्टी देखो एक कोर वैल्यू है लिबरलिज्म की। जे.एस. मिल्स पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने एग्जॉस्टिव रूप से लिबर्टी के मुद्दे पर लिखा है। इससे पहले जो भी थिंकर्स हुए हैं आप देख लीजिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, इन सब ने लिबर्टी के मुद्दे पर नहीं लिखा है। जॉन लॉक ने हालांकि ये कहा है सिटीजन्स 3 राइट्स स्टेट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन जॉन लॉक भी डिटेल से लिखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के मुद्दे पर। जॉन लॉक डिटेल से नहीं लिखते हैं राइट टू लिबर्टी के मुद्दे पर, लेकिन जे.एस. मिल्स ने डिटेल से लिखा है लिबर्टी के मुद्दे पर। इसी वजह से कहा भी जाता है असली जो लिबरल हैं ट्रू सेंस में वो जे.एस. मिल्स हैं। देखो जे.एस. मिल्स ने जब तक लिबर्टी के मुद्दे पर नहीं लिखा है उससे पहले लिबरलिज्म का कोर फीचर एक प्रकार से यूटिलिटी बन गया था। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि उस समय यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था और ऐसा कहा जाने लगा था लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इस आइडियोलॉजी का कोर फीचर है यूटिलिटी। लेकिन जे.एस. मिल्स ने जब लिबर्टी के मुद्दे पर लिखा तो उन्होंने फिर से लिबर्टी को लिबरलिज्म का कोर फीचर इस्टेब्लिश कर दिया, यानी फिर से कहा जाने लगा लिबर्टी ही लिबरलिज्म का कोर फीचर है, ना कि यूटिलिटी। आगे एक पॉइंट ये भी है, इंपॉर्टेंस क्या है लिबर्टी की मिल्स के अनुसार। मिल्स देखो कहते हैं लिबर्टी कंडीशन है हैप्पीनेस की। लिबर्टी इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि समाज के लिए भी और स्टेट के लिए भी। पहले हम बात करते हैं लिबर्टी की वैल्यू क्या है इंडिविजुअल्स के लिए। अगर देखो इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी है तो इंडिविजुअल्स अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इनरीच कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं।
खुले मन से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल्स को आवश्यकता है लिबर्टी की। लिबर्टी के बिना इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकेंगे और अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। अब बात आती है स्टेट को लिबर्टी की आवश्यकता क्या है, मतलब स्टेट का कैसे फायदा होगा अगर स्टेट में लिबर्टी होती है। तो यहां पर देखो J.S. मिल्स की एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल। यानी कोई भी देश महान नहीं बन सकता अगर वो देश अपने लोगों के अधिकारों को दबाता है, अपने लोगों को दबाता है, यानी अपने लोगों को बोना साबित करता है। J.S. मिल्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, प्रभावित थे प्लेटो और सोक्रेटिस के विचारों से भी। प्लेटो की एक फेमस स्टेटमेंट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब देखो ये है, स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स की बिगर फॉर्म है। अगर इंडिविजुअल एक स्मॉल अल्फ़ाबेट है, छोटा ए है, तो स्टेट बड़ा ए है। तो इसी वजह से अगर किसी देश को महान बनना है तो पहले इंडिविजुअल्स को महान बनना होगा। ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा जब हमने प्लेटो को डिस्कस किया था। इसलिए स्टेट को पूरा मौका देना चाहिए अपने देश के लोगों को कि वो अपनी लाइफ में एक्सीलेंस हासिल करें, अपने आप गुणों को हासिल करें, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स गुणवान होंगे तो स्टेट अपने आप गुणवान होगा, यानी वर्चुअस होगा, यानी महान होगा। J.S. मिल्स ये भी कहते हैं लिबर्टी एक बेसिक कंडीशन है वर्चुअस बनने के लिए, यानी गुणवान बनने के लिए। कोई भी पर्सन लिबर्टी के बिना अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता, रियलाइज नहीं कर सकता। आप एग्जाम्पल ले सकते हो USA का, नॉर्थ कोरिया का। एक तरफ देखो USA अपने लोगों को पूरी लिबर्टी देता है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपने देश के लोगों को लिबर्टी नहीं देता है। इसका रिजल्ट भी आपके सामने है, आप देख सकते हो डेवलपमेंट का लेवल क्या है USA में और डेवलपमेंट का लेवल क्या है नॉर्थ कोरिया में। देखो सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं है, आप हर एक मायने में देख लीजिए। USA ने अपने लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड की है, तो USA में नॉलेज का जो लेवल है या फिर कल्चर का लेवल, मान लीजिए सिविलाइजेशन का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ कोरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये उठता है, J.S. मिल्स क्या लिबर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं? वैसे तो देखो J.S. मिल्स बात करते हैं मैक्सिमम लिबर्टी की, लेकिन फिर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रपोज की जाती हैं J.S. मिल्स के द्वारा लिबर्टी के ऊपर। J.S. मिल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देते हैं लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। उस प्रिंसिपल का नाम है हार्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए मैं रोड पे कार ड्राइव कर रहा हूँ। देखो मुझे कार ड्राइव करने की आज़ादी है, कोई स्टेट मुझे रोक नहीं सकता कि मैं कार को ड्राइव ना कर सकूँ। लेकिन देखो अगर मैं 150, 160, 170 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, तो क्या तब भी स्टेट का कोई हक बनता है मुझे इतनी स्पीड पर गाड़ी चलाने का या फिर नहीं चलाने का? इस सिचुएशन में स्टेट का हक बनता है। क्यों? क्योंकि देखो इतनी स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर, उनकी लिबर्टी जो है वो वायलेट हो जाएगी, क्योंकि उनको भी तो पूरा अधिकार है ना सेफ्टी से सड़क पर गाड़ी चलाने का। मैं 170, 180 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उनकी बिना किसी कारण से मौत भी हो सकती है, तो उनकी लिबर्टी जो है वो वायलेट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में स्टेट की ड्यूटी बनती है कि मुझे रोके इतनी स्पीड पर गाड़ी चलाने से। इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा, देखो वो एक्शंस, वो एक्टिविटीज जिनसे कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उन एक्शंस में इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी होनी चाहिए। मैं रूम पर बैठ के पढ़ रहा हूं, बुक्स पढ़ रहा हूं, मर्जी कितनी बुक्स पढ़ूं, मेरी मर्जी है, स्टेट मुझे रोक नहीं सकता बुक्स पढ़ने में। तो इस सिचुएशन में सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो मेरी लिबर्टी पूरी है। ऐसे एक्शंस को मिल्स के द्वारा संज्ञा दी जाती है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, यानी वो एक्शंस जिनसे कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, ऐसे एक्शंस को कहा जाता है मिल्स के द्वारा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। और स्टेट का कोई हक नहीं बनता है ऐसे एक्शंस को करने से रोका जाए इंडिविजुअल्स को, यानी ऐसे एक्शंस में इंडिविजुअल्स से उनकी लिबर्टी को छीना जाए। लेकिन दूसरे एक्शंस जिनसे कम्युनिटी को खतरा है, सोसाइटी को हार्म हो सकता है, उन एक्शंस को कहा जाता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। फॉर एग्जांपल 180 की स्पीड से गाड़ी चलाना,
ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट हो सकता है, कम्युनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टेट ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल को लिबर्टी से डिप्राइव कर सकता है कि वो 180 की स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। देखो, आप ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन सकते हैं 24 घंटे, ये आपकी लिबर्टी है, स्टेट आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। लेकिन आप रात को 12 बजे 1 बजे बड़े साउंड के साथ म्यूजिक सिस्टम चलाते हो तो दूसरे लोगों की नींद खुल जाएगी, स्टेट आपको रोक सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे कम्युनिटी को हार्म हो रहा है, स्टेट को सोसाइटी को हार्म हो रहा है। तो रात को 12 बजे 1 बजे जोर जोर आवाज में म्यूजिक चलाना ये अदर्स रिगार्डिंग एक्शन है। इस सिचुएशन में स्टेट आपको लिबर्टी से वंचित रख सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कम्युनिटी को हार्म पहुंच रहा है। तो आप समझ गए होंगे मिल्स के हिसाब से सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है। वो एक्शंस जिससे कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इंडिविजुअल के पास फुल लिबर्टी होनी चाहिए इन एक्शंस में। दूसरी तरफ अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस, ये वो एक्शंस हैं जिनसे कम्युनिटी को हार्म पहुंच सकता है। इस वजह से स्टेट ऐसे एक्शंस को करने से रोक सकता है इंडिविजुअल्स को, यानी इंडिविजुअल्स की जो लिबर्टी है वो लिमिटेड की जा सकती है स्टेट के द्वारा ऐसे एक्शंस में। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है। मान लीजिए कोई पर्सन सुसाइड करना चाहता है। अब देखो, ये जो एक्शन है कम्युनिटी को तो हार्म पहुंचा नहीं रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में स्टेट उस इंडिविजुअल को रोक सकता है? यानी स्टेट उस पर्सन को आत्महत्या करते हुए उस पर्सन की लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है, रोक सकता है उस पर्सन को कि आप आत्महत्या ना कीजिए। मिल्स कहते हैं नहीं, ऐसी सिचुएशन में भी स्टेट रोक नहीं सकता उस इंडिविजुअल को जो आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि उसकी पूरी लिबर्टी है, वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहा है, उसकी मर्जी है, अगर वो मरना चाहता है तो मरे, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हां, अगर कोई पर्सन इग्नोरेंट है, किसी पर्सन को पता नहीं है कि ये एक्शन करने से उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट के द्वारा उस पर्सन को रोका जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक ब्रिज है, यानी पुल है, और ये कोलैप्स हो सकता है किसी भी समय, लेकिन एक पर्सन अपनी कार लेके आ गया और वो इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाला है। कार वाले पर्सन को पता नहीं है कि ये जो ब्रिज है वो कोलैप्स होने वाला है, इसलिए वो पुल की डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो इस सिचुएशन में स्टेट के द्वारा उस पर्सन को रोका जा सकता है कि भैया आप ब्रिज के ऊपर कार लेके मत जाओ, ब्रिज जो है वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। यानी इस सिचुएशन में स्टेट के द्वारा इंडिविजुअल्स को रोका जा सकता है। आगे देखो, हम बात करेंगे जेएस मिल्स का ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी का, इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, लिबर्टी देखो दो तरह की होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी लिबर्टी की, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो एक प्रकार से नेगेटिव लिबर्टी की डेफिनेशन है। लेकिन इसके अलावा एक पॉजिटिव लिबर्टी भी है। नेगेटिव लिबर्टी आप समझ गए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ना गवर्नमेंट की, ना चर्च की, या फिर किसी दूसरी अथॉरिटी की। इंडिविजुअल को आज़ादी होनी चाहिए अपना एक्शन लेने की, इंडिविजुअल को आज़ादी होनी चाहिए किसी भी प्रकार से किसी एक्टिविटी में एंगेज होने की। लेकिन दूसरी तरफ बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, देखो आप खाना खाना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो कहाँ आपकी आज़ादी रही खाना खाने की। आप आज़ादी चाहते हो कि मैं भी हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का इलाज करवाऊं, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो कैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकोगे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट जब इंपावर करता है सिटीजन्स को कि वो भी पढ़ सकें, गरीबी है लेकिन फिर भी वो पढ़ सकें, गरीबी है लेकिन फिर भी वो इलाज करवा सकें, जब स्टेट इंपावर करता है इस प्रकार से सिटीजन्स को, इसका मतलब स्टेट इंडिविजुअल्स को पॉजिटिव लिबर्टी दे रहा है। समझ गए नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस क्या है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब रिस्ट्रिक्शंस का अभाव, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कैपेबिलिटीज से। जब स्टेट मदद करता है इंडिविजुअल्स की, वो भी कैपेबल हों, वो भी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, तो इस चीज को कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 जो है वो बताइए पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल है या फिर नेगेटिव लिबर्टी का। बिल्कुल ठीक सोचा आपने।
हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 19 यानी राइट टू फ्रीडम जो है वो एग्जाम्पल है नेगेटिव लिबर्टी का। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में मनरेगा या फिर अभी जो सरकार लेके आई है जन आरोग्य स्कीम यानी आयुष्मान भारत स्कीम या फिर 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव लिबर्टी के या फिर पॉजिटिव लिबर्टी के। ये भी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, क्योंकि गवर्नमेंट इन केसेस में इन स्कीम्स की सहायता से सिटीजन्स को कैपेबल बना रहा है, उनको एम्पावर कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कंसेप्ट समझा नेगेटिव लिबर्टी का और पॉजिटिव लिबर्टी का। अब हम बात करते हैं जे.एस. मिल्स ने लिबर्टी के ऊपर जो कुछ बोला, यानी जे.एस. मिल्स के जो व्यूज़ हैं लिबर्टी के बारे में, उनका क्रिटिसिज्म किस प्रकार से होता है। मेन क्रिटिक है बार्कर जे.एस. मिल्स को ये भी कहते हैं, जे.एस. मिल्स थिंकर हैं एम्पटी लिबर्टी के, यानी जे.एस. मिल्स का जो कंसेप्ट है लिबर्टी से संबंधित वो खोखला है, खाली है। बार्कर जे.एस. मिल्स को सेकुलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। अब हम उन आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसके बेस पर बार्कर क्रिटिसाइज करते हैं जे.एस. मिल्स के लिबर्टी के कंसेप्ट को। सबसे पहला आर्गुमेंट देखो, बार्कर जो हैं वो सेकुलर हैं पॉजिटिव लिबर्टी के। बार्कर कहते हैं सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस को हटाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप वास्तव में लिबर्टी देना चाहते हो लोगों को, तो आपको लोगों को एम्पावर करना होगा ताकि वो अपनी लाइफ ठीक से जी सकें। आपको जनता को कैपेबल बनाना होगा, तब जाके असल में लिबर्टी आएगी जनता के पास। बार्कर के अनुसार जे.एस. मिल्स बात करते हैं सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी की। हमने समझा जे.एस. मिल्स ने क्या कहा, कौन से एक्शंस में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, कौन से एक्शंस में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन बात तो यहां पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की हुई ना, बात ये तो नहीं हुई, जे.एस. मिल्स ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहिए, उनको कैपेबल बनाना चाहिए स्टेट को, ऐसा कुछ नहीं कहा गया मिल्स के द्वारा। इसी वजह से बार्कर कहते हैं आधा अधूरा कंसेप्ट है जे.एस. मिल्स का लिबर्टी का। जे.एस. मिल्स बात करते हैं सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी की, पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं की जाती है जे.एस. मिल्स के द्वारा। आगे दूसरा आर्गुमेंट जिसके बेस पे बार्कर क्रिटिसाइज करते हैं जे.एस. मिल्स के लिबर्टी के कंसेप्ट को। बार्कर के अनुसार जे.एस. मिल्स ने दो तरह के एक्शंस में लिबर्टी को कैटेगराइज कर दिया, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस। बार्कर इससे संतुष्ट नहीं है। बार्कर कहते हैं कि देखो, जे.एस. मिल्स के अनुसार स्टेट इंटरफेयर कर सकता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस में, यानी वो एक्शंस जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंच सकता है, उस एक्शंस में स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है मिल्स के अकॉर्डिंग। बार्कर कहते हैं कि भैया स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्टेट अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर लेगा। कोई भी एक्शन को स्टेट बोलेगा ये तो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, स्टेट अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज करेगा और इंडिविजुअल को कुछ करने ही नहीं देगा। बार्कर ये भी कहते हैं ज़्यादातर जो एक्शंस हैं वो अदर रिगार्डिंग एक्शंस की कैटेगरी में आएंगे और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की कैटेगरी में आने वाले कुछ एक्शंस बचेंगे ही नहीं। तो कहने का एसेंस ये है बार्कर के अनुसार, दो कैटेगरीज में डिवाइड करके, एक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके जे.एस. मिल्स ने लिबर्टी के कंसेप्ट को खोखला बना दिया है, यानी इंडिविजुअल के पास कुछ करने को बचेगा ही नहीं। स्टेट इंडिविजुअल को बार बार रोकेगा ये बोल के कि इससे कम्युनिटी की जो लिबर्टी है वो हार्म होगी। अब हम तीसरे आर्गुमेंट की बात करते हैं जिसके बेस पे बार्कर क्रिटिसाइज करते हैं जे.एस. मिल्स को लिबर्टी के मुद्दे पर। बार्कर कहते हैं जे.एस. मिल्स लिबर्टी के डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। जे.एस. मिल्स के अनुसार अगर कोई पर्सन ऐसे ब्रिज के ऊपर जा रहा है जो कोलैप्स होने वाला है, तो हो सकता है कि ये उसकी रियल विल ना हो, रियल विल उसका मरना नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में स्टेट उस पर्सन को ब्रिज के ऊपर जाने से रोक सकता है। यानी जैसे रूसो ने कंसेप्ट दिया था रियल विल और एक्चुअल विल का, बात वैसी ही करते हैं जे.एस. मिल्स भी, लेकिन कंटेक्स्ट अलग है। मिल्स कहते हैं कोई पर्सन उस ब्रिज के ऊपर जा रहा है जो कोलैप्स होने वाला है, वो इग्नोरेंट है, उस ब्रिज के ऊपर जाना उसकी रियल विल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो उस ब्रिज के ऊपर जाना चाह रहा है, ये उसकी एक्चुअल विल है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि वो ब्रिज कोलैप्स होने वाला है। इसीलिए बार्कर के द्वारा कहा जाता है जे.एस. मिल्स को कि भैया आप रियल विल, एक्चुअल विल, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए, आप मेटाफिजिकल कंसेप्ट लेके आ गए लिबर्टी को डिफेंड करने के चक्कर में। आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप वास्तव में लिबर्टी को डिफेंड नहीं कर रहे हो। तो आपका जो लिबर्टी का जो डिफेंस है वो खोखला है, वो खाली है।
अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखो कहा जाता है, बार्कर अपने एनालिसिस से ये शो करते हैं, मिल्स इज द थिंकर ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, या फिर मिल्स इज द प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। देखो ये बात सच है, मिल्स के जो व्यूज हैं लिबर्टी के ऊपर, उनमें इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती हैं। लेकिन ये कहना कि मिल्स इज द प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, पूरी तरह से ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो इनकंसिस्टेंसीज हम देखते हैं मिल्स के लिबर्टी के ऊपर व्यूज में, वो इनकंसिस्टेंसीज मिल्स के समय के अनुसार हैं, क्योंकि मिल्स का जो जीवन काल था उस समय पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट पूरी तरह से इवोल्व नहीं हुआ था। और देखो ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो इनकंसिस्टेंसीज होना ह्यूमन बींग्स के व्यूज़ में काफ़ी नेचुरल है। इस वजह से एक लेवल से ज़्यादा हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जेएस मिल्स को। उनके जो व्यूज़ हैं लिबर्टी के बारे में, उन्हीं पर आधारित है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम। और इसी वजह से जेएस मिल्स को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का कंक्लूजन आप दे सकते हो जेएस मिल्स ने जो कुछ कहा लिबर्टी के मुद्दे पर। अब हमारी एक दो चीज़ें बच गई जेएस मिल्स के बारे में। एक तो जेएस मिल्स के व्यू डेमोक्रेसी के बारे में, जेएस मिल्स के व्यू वुमेन के बारे में, जेएस मिल्स के व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। कल खत्म हो जाएगा हमारा जेएस मिल्स, अगर टाइम बचेगा तो कल ही हम मार्क्स स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।